नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। और आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पहले से देख रखी होगी क्लासेस, तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि हम लोग अनऑर्थोडॉक्स जो तरीका है ना, उसके लाइन पे हम लोग अंग्रेज़ी को सीख रहे हैं। और अंग्रेज़ी सीखने का मतलब हम लोग कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश के साथ एक फैमिलियरिटी डेवलप कर रहे हैं। हम लोग ट्रिक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उसकी बेसिस पर हम मेन फोकस हमारा क्या है? मेन फोकस है हमारा पेपर सॉल्विंग पर। और जब हमारा मेन फोकस पेपर सॉल्विंग पर होता है तो हम ये सोच पाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। एग्ज़ाम हॉल में टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो इसका ये मतलब नहीं है आप जो है एग्ज़ाम हॉल में भी उसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे, जब तक कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को लगा न लें, ठीक है, सॉल्व कर न लें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पिछली क्लासेस में जाना होगा बहुत ही डीप समझने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन चलिए, इंट्रोडक्टरी आपको, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हम इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं। तो कुछ गेसिंग टेक्निक्स हैं जिसमें हम पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस में जब फॉर्म करने होते हैं, पैसेज में, और एंटोनिम सिनोनिम जो पूछता है, वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं अपनी गेसिंग टेक्निक्स को, जो कि लॉजिक पर बेस्ड होती हैं या लॉजिक को अप्लाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। और फिर कुछ ग्रामर रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कह रहा कि आप जीरो नॉलेज के साथ यहाँ आएंगे तो काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। नॉलेज के साथ अगर आएंगे, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, टेंस की नॉलेज और चीज़ों की नॉलेज जो है आपको रिक्वायर्ड है, जो कि आपको हेल्प करेगी लॉजिकल गेसिंग में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी रही। और पहले क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? हमें नहीं पता, हो सकता कुछ भी होता हो इसमें से। रिसेंट होता है क्या? एंटोनिम बताना है। रिसेंट होता है? नहीं पता। रिमोट होता है? क्योंकि अब ऑब्सोल्यूट का, ऑब्सोलीट का मतलब ही नहीं पता। आउटडेटेड होता है क्या? रिजिड होता है क्या? अब यहाँ पे हमने क्या टेक्निक लगाई थी कि हमें ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम पूछ रहा तो सिनोनिम कौन सा है? रीसेंट और आउटडेटेड। रीसेंट का मतलब होता है जो हाल ही फिलहाल में हुआ हो कोई घटना। जैसे बोलते हैं ना कि रिसेंटली मैं यहाँ गया था, ऐसे करके अक्सर जो है कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। तो ये रीसेंट और आउटडेटेड दोनों जो है, ये क्या है? अपोजिट है। हमें ऊपर की अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इनमें से तो एक ही सही होगा। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। रिमोट। अब रिमोट का क्या मतलब है? रिमोट मतलब दूर वाला कोई चीज़। ठीक है, दूर वाला। और कोई चीज़ दूर हो जाती है तो वो आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड के करीब हो जाती है। और मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी एक डायरेक्शन, कोई भी जो वर्ड की कोई मीनिंग है, वो सिमिलर डायरेक्शन हो तो बस उसका सिनोनिम हो जाता है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिमोट और आउटडेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। और रिजिड क्या होता है? रिजिड, कोई आउटडेटेड चीज़ ही को रिजिड बोला जाता है। तो आप जो है इन तीनों को सिनोनिम मान लेंगे, और इनका एक ही बचता है जो एंटोनिम हो सकता है इसका। तो इसका भी, इस आपको अभी हम इस पे गए ही नहीं, और हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर वर्ड का जो एंटोनिम होगा वो रिसेंट होना चाहिए। समझ गए? हमें पता चल गया कि इसका पर्टिकुलर एंटोनिम क्या होना चाहिए, हमें इसका मतलब नहीं पता। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई आउटडेटेड चीज़, आउटडेटेड होता है या रिजिड होता है। जैसे हमारा जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका है, दिस इज सो आउटडेटेड। ऐसे करके लोग बोलते हैं कि यार हमारा तरीका उतना अच्छा नहीं है, या आपको हम जो पढ़ा रहे हैं ये एक मेथड है पेपर सॉल्विंग का, जो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा। तो ये क्या है? ये न्यू मेथड है। रिसेंट मतलब न्यू मेथड है, अनऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, मतलब इसका एंटोनिम हो। ऑब्सोलीट का
ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? अनऑर्थोडॉक्स। कंजर्वेटिव भी होता है एक, ठीक है। तो इस मेथड से हमने एलिमिनेट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेजमेंट, हमें स्पेलिंग पता, हमने मैंने क्या बताया था, सबसे इजी वाली पकड़ो, लेकिन करेक्टली बतानी हमें, करेक्टली बतानी है ना। तो इजी वाली हमने पकड़ी, हमें पता चल गया कि यही सही है, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। इनकरेजमेंट हमने किया और क्या लिख लिया इसको, इनकरेजमेंट, ठीक। इनकरेजमेंट हमने लिख लिया, इसको मिलाया, मिल गई, यही सही हो गया, और किसी पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ठीक। हालांकि बता देता हूं आपको, इसमें डबल डबल आर, डबल आर और डबल एस यूज होता है, इतना याद रखिए। एम्बेरसमेंट जब भी लिखा जाता है तो EMBA डबल RA डबल एस MENT, ठीक है। एम्बेरसमेंट जब लिखते हैं तो डबल आर डबल एस होता है। इनकरेजमेंट सही है। कॉन्सियंसियस जो होता है वो साइंस, जो स्पेलिंग जो होती है ना, SCIEN, इसी का जो होता है यही यूज होता है, ठीक है। कमोशन, इसमें डबल M होता है। कमोशन का मतलब होता है कोई ऐसे बवाल खड़ा कर देना, या फालतू में कोई अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर देना, ठीक है। कॉन्सेंसस का मतलब होता है कोई जिसके अंदर, एक तरह से आप बोल सकते हैं जिसके अंदर चेतना हो, चेतना बोलते हैं इसको, अगर सही हिंदी शब्द ढूंढे इसका। एम्बेरसमेंट तो सबको पता ही क्या होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब ये ऐसी चीज है जिसमें आप यहाँ से अंदाजा लगाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो आपको काफी डिफिकल्टी करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे कोई लॉजिक ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, लेकिन कोशिश करते हैं, हो सकता हो जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रॉब्लमेटिक, फुलिश, ऑब्जर्वेंट। अब देखिए ये जो दो सिनोनिम है ना, फुलिश और प्रॉब्लमेटिक, ये लगभग एक ही तरीके के हैं, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक और फुलिश दोनों लगभग एक ही डायरेक्शन को बता रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑब्जर्वेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आप जो है इसके दोनों उल्टा हैं, मतलब ये जो दो बने ना सिनोन, हमने इसका एक एंटोनिम निकाला, वो क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। मतलब जो इसकी मीनिंग्स वर्ड्स की लिखी हुई हैं ये काफ़ी डिफरेंट लिखी हुई है। इसी में पास पास भी देता तो हमें समझ में ना आता कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए। अभी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है इसमें अब दो में से इसको आपने काट दिया, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि हमें क्या है, इन्हीं दो में से चूज करना है कि या तो ये दो सेट सही होंगे, ये वाले सेट सही होंगे, या तो ये वाला सेट सही होगा। तो हमने कहा कि हो सकता है यहाँ पे बीज नीज की बात हो रही हो तो फुलिश होता हो या प्रॉब्लमेटिक होता हो, कोई मतलब सेंस एक मिल रहा है कि हाँ कुछ भी हो सकता है इसमें। तो बस आपको ये सोचना है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा हो सकता है आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा क्या फंडा है कि आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए, ठीक। अगर आपकी मर्जी तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पुलिस और प्रॉब्लमेटिक या फिर ये, इन दोनों सेट में आप कुछ भी चूज कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी मतलब पॉपुलर नहीं, बहुत पुराने सेंस में यूज़ होता है इंग्लिश में, आजकल ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। इसका मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और ये वाइन हुआ करती थी काफ़ी पुराने ज़माने में, तो उसका एक टेस्ट होता था, एक डिफरेंट टेस्ट होता था, उसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अ, इंसानों के उसमें यूज़ किया जाता है इसको। ये जब फ्रेज यूज़ की जाती है तो ऐसे यूज़ करते हैं कि ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल बीजनी। इंटेलेक्चुअल मतलब कि एक इंटेलेक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो, तो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सही हो रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। रिवॉर्ड इज क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड कोई मेमोरियल तो होता नहीं। कलेक्शन, रिकॉग्निशन हो सकता है। कलेक्शन इज अ कलेक्शन विच मोटिवेट्स, बोलें
मॉन्यूमेंट और मेमोरियल एक ही चीज़ है, ठीक है, लगभग एक चीज़ है, मतलब एक एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं है लेकिन लगभग एक चीज़ है। तो कलेक्शन और रिकॉग्निशन, इसमें जो क्या फिट बैठेगा आप देख लीजिए। कलेक्शन, रिवॉर्ड इज अ कलेक्शन, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कलेक्शन नहीं, ये एक रिकॉग्निशन होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। अगर इसकी जगह मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट होता तो दोनों ही सही हो जाते। एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिकॉग्निशन का सिनोनिम होता है, और इसका मतलब होता है किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को अवार्ड देना। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, ठीक है। अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। अब यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ न्यूज़पेपर्स, अगर इस पे ध्यान देते हैं आप, न्यूज़पेपर्स पे ध्यान देते हैं तो अभी एक बहुत बड़ी खबर बनी थी इंटरनेशनल मीडिया में। क्या बनी थी, साउथ कोरिया में भगदड़ मच गई थी, वहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इस वजह से। और ऐसी कंट्री में मतलब काफ़ी, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री होती है साउथ कोरिया, इसमें इतना सुनने को नहीं मिलता कि भगदड़ मच गई उसकी वजह से, मतलब फालतू का एक इंसानों का क्रिएट किया हुआ डिजास्टर। तो इसमें जो है क्या न्यूज़ छपी थी, हेडलाइन क्या बनी थी, स्टैम्पीड इन कोरिया, किल्ड दिस मेनी पीपल, मतलब जितने भी लोग की डेथ हुई थी। तो क्या छप के आया था, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का क्या मतलब होता है, भगदड़ होता है और सडन रश होता है, मतलब अचानक से लोग, मान लीजिए किसी ने स्केयर, मतलब कोई बॉम्ब स्केयर था भीड़ में, तो उसने क्या कहा कि अरे बॉम्ब है, लोग इधर उधर जो भी दिशा मिली उनको वो भागने लग गए। तो सडन जो रश होता है, रश का मतलब कि भागना, लोग स्टार्ट कर देते हैं, एक बड़ी भीड़, लोग की डरे हुए होते हैं। और जानवरों के सेंस में भी स्टैम्पीड यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं। तो स्टैम्पीड, लुनेसी क्या मतलब होता है, पागलपन। लुनैटिक एक वर्ड होता है ना, लुनैटिक, लुनेटिक एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पागल, और लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज मतलब होता है सन्यास, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सन्यास, रिक्ल्यूज भी बोलते हैं, रिक्ल्यूजन। केप गोट, केप गोट मतलब होता है कोई बहाना ढूंढ लेना, मतलब जैसे बलि का बकरा, हाँ इसको बोलेंगे बलि का बकरा। या आप जो है दूसरे के ऊपर आरोप ठोक दें, जबकि गलती आपने की है, लेकिन आप अपने छोटे भाई को फंसा रहे हैं कि इसने किया होगा, क्योंकि वो छोटा है बेचारा ना, इस वजह से। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, क्या होता है, लोड्स एंड अनलोड शिप्स, इसमें क्या आपने सुन रखा है, शिप्स के एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में आपने कौन से वर्ड सुन रखे हैं। मैंने तो दो ही सुन रखे हैं, एक स्टीवडर और एक कैप्टन, इन्हीं दो में से होगा, ये तो नहीं हो सकते। इसका रीज़न है कि मैंने शिप के कॉन्टेक्स्ट में सुने ही नहीं बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ नहीं जो शिप के बारे में कोई प्रोपेलर के बारे में पूछ रहा हो कि शिप को कैसे मुड़ाते हैं, उस हैंडल को क्या बोलते हैं, या उस गियर को क्या बोलते हैं, स्पीड चेंजर को, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, कि सिंपल पूछ रहा है कि लोड और अनलोड जो शिप्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े क्रेन्स लगी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग भी होते हैं, और मशीन्स आजकल ज़्यादा यूज़ होती हैं मैक्सिमम, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, आदमी तो उनको उठा नहीं सकता, और इतने ज़्यादा होते हैं कि बड़ा टाइम लग जाएगा। तो स्टीवडर जो होते हैं वो लोड करते हैं अनलोड करते हैं शिप्स को, कैप्टन क्या है, उसे हेड करता है उस शिप को, तो स्टीवडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं लग रहा तो आप इसको सुन सकते हैं कि स्पिनस्टर जो है, आप इसको सुन करके सोच सकते हैं कि कोई स्पिन की बात हो रही होगी, तो हो सकता है शिप के बारे में कोई चीज़ स्पिन। लेकिन क्या ये लोड अनलोड क्या जो स्पिन्स होते हैं उसकी वजह से होती है क्या, ऐसा कुछ नहीं। पॉज पकड़िए, एक तरह से जो वर्ड के जो सेंस है उनको पकड़िए, तो धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है।
फिर धोखा नहीं खाएंगे। रस्टिक का क्या मतलब होता है? रस्टिक का मतलब होता है, रस्टिक का मतलब होता है कोई चीज, इसको निगेटिव और पॉजिटिव सेंस में दोनों में यूज कर सकते हैं। मतलब इसको गंवार के सेंस में भी यूज करते हैं एक तरह से, गंवार, गंवार या नेचुरल के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। और पॉजिटिव निगेटिव ज़्यादा, दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत फेमस बोलते हैं कि आपके अंदर एक रस्टिक चार्म है। अब ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, आपके अंदर एक ऐसा देहातीपन है, या फिर इसको पहले निगेटिव सेंस में ही यूज करते लेकिन अब पॉजिटिव सेंस में भी यूज करने लगे, या आपके अंदर एक ऐसा देहातीपना है लेकिन वो एक चार्मिंग फैक्टर है आपका, बोलते हैं ना। तो ये पॉजिटिव सेंस में आजकल ज़्यादा यूज होता है, बाकी इसका मीनिंग जो है दोनों सेंस में ग्रामर में यूज होता है। सिस्टर का मतलब होता है कोई महिला बैचलर, फीमेल बैचलर को क्या बोलते हैं, मतलब जिसकी शादी ना हुई हो, क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। ठीक है। और पुरुष को क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। समझ में आया? तो या ये हमारा समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पैसेज, ब्लैंक्स हमें भरने हैं। और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिंपल बात है कि अगर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आप काम करेंगे तो ये डिसिप्लिन होता है। इट इज यूजुअली, प्राउडली, स्लोली, हैप्पीली। इट इज मिसअंडरस्टूड as a restriction to freedom but it makes our life organized। तो क्या प्राउडली मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्या? नहीं। स्लोली मिसअंडरस्टूड किया जाता है? नहीं। क्या हैप्पीली कोई चीज मिसअंडरस्टूड होती है क्या? नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, यूजुअली। हालांकि ये इतनी सिंपल चीज है कि आपको पहली बार में ही समझ जाना चाहिए कि यूजुअली ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यूजुअली ही आएगा। और हम क्या करते हैं, अगर आप वाकिफ हैं इस चीज़ से, तो पिछले लेक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सारा पैसेज बिना ऑप्शंस को देखे भरने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप पूरा सेंस बनाते हैं तो पूरी चीज़ का आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, तब आप भर पाते हैं उसको। ठीक है। डिसिप्लिन इज अ फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। तो इसमें क्या हो सकता है कि डिसिप्लिन इज अ, क्योंकि एक ही वर्ड भरना है तो क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट फॉर, है ना। क्या हो सकता है कि ज़रूरत है इस चीज़ की, इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज सक्सीड। मतलब कह रहा कि हर लाइफ सक्सीड। ठीक है। ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ डिसिप्लिन। अब इसको ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा क्या नहीं लिखा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक सेंस निकाल रहे हैं। तो स्पेलिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं कि क्या लिखा हुआ वहाँ, मतलब विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सुनने की जरूरत है कि क्या लिखा जा रहा है वहाँ। डिसिप्लिन पीपल, डिसिप्लिन्ड पीपल, अ डिसिप्लिन सोसाइटी। मतलब डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। मतलब वो एक डिसिप्लिन जो पीपल होते हैं वो मेक करते हैं। अब ये प्लूरल है, ठीक है, पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है, इसीलिए मेक से नहीं लग रहा है यहाँ, मेक ही लगेगा। अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड अपॉन पीपल। अब यहाँ पे मतलब कि इन्फोर्स्ड अपॉन पीपल, ये मतलब उन पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। मतलब वो आपके अंदर से आनी चाहिए। जैसे आपके ऊपर पढ़ाई थोपी नहीं जा सकती, वो आपके अंदर से ही मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि आपको आपको इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स में जाना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है कि नहीं? अब बनना भी चाहिए। और सारा भाई तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, वो भी इंग्लिश के सेशन में। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा भाई थारे साथ है। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज, अब हमने क्या उसमें करा था, देखते हैं। इट इज यूजुअली,
यूजुअली तो भर लिया। मिसअंडरस्टूड एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, इम्पॉर्टेंट का यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ है, सॉरी, डिसिप्लिन इज अ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा, ड्रीम लिखा है, इम्पॉर्टेंट क्या ड्रीम, कर्स तो बिल्कुल उल्टा हो गया, मतलब कर्स मतलब क्या होता है, श्राप होता है, डिसएडवांटेज बिल्कुल उल्टा हो गया। वर्च्यू है जो है इंपॉर्टेंट के लिए, कि आपके लिए डिसिप्लिन क्या है कि वर्च्यू की तरह है, एक गुण है जो आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन नाम का एक वर्च्यू होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा टू सक्सीड इन लाइफ। कि आप बूढ़े हो जाएं तब आपका सिलेक्शन हो, ये ना हो पाए। आप अभी आए हैं, 1-2 साल में आप तैयारी करके आगे निकल जाएं लोगों से। और इस बार आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि भर्तियां ज़्यादा हैं, ठीक है, सरकार के ऊपर भी 2024 के चुनाव के पहले कुछ दबाव हैं, जिनकी वजह से चांसेस हैं कि आप 1-2 साल में प्रोसेस कर लें चीज़ों को, अपने जो भी आपका तरीका है पढ़ने का, या तो बदल लें या तो उसको और बेहतर कर लें। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। पर्सन ऑलवेज, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज, मैंने क्या भरा था, देख लेते हैं, सक्सीड ही भरा था शायद, क्या भरा था, सक्सीड, बिल्कुल सही बैठ गया कि सक्सीड करने में। अब यहाँ पे देखो सक्सीड तो है लेकिन सारे सक्सेस से ही रिलेटेड ही दिए हैं, तो सक्सीड ही क्यों मैंने भरा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, वहां पे सक्सीड ही आता है, ना कि सक्सेस आता है, ना सक्सीड्स आता है, ना सक्सेसफुल आता है, सक्सीड ही आता है। ठीक है, और एक स्पेलिंग मिस्टेक इसमें पूछी जाती है इसमें, कि सक्सीड की कभी गलत कर देते या ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सक्सेस में डबल सी और डबल एस होता है, ये, और सक्सीड जब लिखा होता है तो डबल ई होता है। ये डिफरेंस होता है जब आप जो है सक्सेस और सक्सीड में कभी आपको स्पेल चेक अगर पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कोई लॉजिक लगाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा, और पूछा भी जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। डिसिप्लिन्ड पीपल मेक अ, देखिए फिर यहाँ मेक ही भरा था हमने और मेक मिल गया। अब मेक्स मैंने बताया था, मेक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है। मेड, प्रेजेंट में बात हो रही है तो पास्ट में मेड पहुंच गया, इसका सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मेड क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मेड नहीं लगेगा। हैड मेड, ये भी पास्ट में पहुंच गया, तो सारे ही निकल गए, जो बचता है एक मेक बचता है। पांचवा हमने क्या भरा था, इन्फोर्स्ड भरा था हमने, है ना, इट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड अपॉन द पीपल, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। तो अंदर से ही वो आपके अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए कि आप जो है पढ़ाई करें। तो इम्पोज और इन्फोर्स जो है वो सिनोनिम होते हैं। हमने इन्फोर्स भरा था, यहाँ मिल गया इन्फोर्स्ड, भरा था यहाँ मिल गया इम्पोज्ड। रिपोज्ड बिल्कुल नहीं, कर्ब्ड, कर्ब तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इसका कर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। एडॉन्ड का मतलब होता है, जैसे क्राउन नहीं होता है, क्राउन को एड ऑन किया जाता है, धारण करना जिसको बोलते हैं ना, जैसे ज्वेलरी आप धारण करते हैं। रिपोज का क्या मतलब होता है, रिपोज मतलब होता है किसी में एक विश्वास जताना, जैसे कि रिपोज, आई रिपोज माई फेथ इन यू, मैं अपना विश्वास तुम पे जताता हूँ, तो रिपोज उस सेंस में यूज होता है, ठीक है। ऐसे हो गया खत्म। चलिए डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, अब यहाँ पे जो डेरोगेटरी वर्ड है, या जो ये जो डी लगा है, ये जब भी लगता है तो ज़्यादातर क्या होता है, ये एक तरह से निगेटिव सेंस में, एक तरह से आप डिक्रीज कर, जैसे डिक्रीज ही यूज होता है, कोई चीज़ इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज हो जाता है। तो ये डेरोगेटरी जो है ये इंडिकेट करता है कि निगेटिव सेंस में कोई चीज़ नीचे जा रही हो। तो डेप्रिसिएटिंग, हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो डेप्रिसिएटिंग भी
जो है आपके निगेटिव सेंस में ही जा रहा होगा। डी लिखा ना, इसको काट दीजिए। पॉसिबल है कि इसका ये सिनोनिम ही होगा, ठीक है, पॉसिबल है कि इसका सिनोनिम ही होगा। और क्या हो सकता है? इंसल्टिंग, आपको पता है कि इंसल्टिंग का क्या मतलब होता है, ये भी निगेटिव सेंस में ही होता है, क्योंकि डेप्रिसिएटिंग आप निगेटिव में बता चुके हैं कि इंसल्टिंग। कॉम्प्लीमेंट्री और इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट अगर आपको नहीं पता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है जैसे जब भी इंटरमिशन मूवी, मतलब ऐसे जब शब्द आते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ उलझी हुई है ना, या कॉम्प्लेक्स चीज़, तो वहाँ पे इंट्रिकेट का यूज़ होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एक बचता है जो उल्टी दिशा में लग रहा है, एंटोनिम इसका लग रहा है। ये सब सोचने के बाद, ये सब सोचने के बाद आपको पता चल गया कि कौन सा एंटोनिम होना चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अभी डिस्कस किया, एक्नॉलेजमेंट अभी इससे पहले डिस्कस किया एक्नॉलेजमेंट, तो उसमें क्या था, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन था कि नहीं, सिनोनिम बताना है। अब इसमें कहीं रिकॉग्निशन का है, एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट हो जाते हैं। कंपेंसेशन, आपको कहीं जैसे ज़मीन आपकी सरकार ने ले ली तो कंपनसेट किया, ये कहीं कोई दुर्घटना हो गई कंपनसेट किया, तो क्या होता है, कोई चीज़ आपके हिस्से की दे देना, तो वो कंपनसेशन उसमें आता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न, बिल्कुल नहीं, अभी हमने डिस्कस। कन्फर्मेशन हो सकता है आपका, जैसे एक वर्ड यूज होता है कन्फर्मेशन बायस, होता है कि नहीं, कन्फर्मेशन बायस। इसका क्या हो, इसका मतलब ये होता है कन्फर्मेशन बायस का कि आप जो है अब वैलिडेशन ढूंढते हैं। अब इसका एक वैलिडेशन भी हो सकता है, जैसे सरकार ने किसी को अवार्ड दिया उसकी लिटरेरी कैपेबिलिटीज के लिए, देन ही और सी इज वैलिडेटेड बाय द गवर्नमेंट। वैलिडेटेड का मतलब एक्नॉलेजमेंट उसे मिल गई है, तो कंफर्मेशन मिल गई कि सी इज और ही इज वेरी टैलेंटेड। जैसे किसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, तो क्या होता है कि आप जो है सरकार उसे वैलिडेट करती कि भाई दिस वाज द बेस्ट मूवी मेड इन इंडिया दिस ईयर। या 2-3 साल में अगर मिलता है तो 2-3 साल वाले भी अनाउंस किए जाते हैं, और ये न्यूज़पेपर में आती रहती चीज़ें। तो अब अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत इंग्लिश या लैंग्वेज के पेपर में कभी आएगी नहीं। हिंदी का एग्जाम देना, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए। नो एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। अभी कहाँ से उठा कर दिया, पिछले साल से, मुझे ये पिछले साल का ही पेपर है। पिछले साल क्या हुआ था, इंडिया जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तो हो सकता है ये जो उठाई गई हो लाइन, ये किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही उठा ली गई हो, या एग्जामिनर में खुद ही बनाई होगी, तो इन्फ्लुएंस होकर बनाई है किससे, उस घटना से, उस इवेंट से। तो ने क्या कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो इमेज है उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया दुनिया में, अच्छा खेल करके या और भी चीज़ें हैं, उसको कैश इन नहीं किया गया। क्या यूज़ होता है, कैश इन। यहाँ क्या लिखा है, कैश ऑफ। और एक और चीज़ कि जो ऑफ लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है उसका एक तरह से उल्टा बोला जा रहा। जैसे टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ का क्या मतलब होता है कि आप जो है प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उड़ जाता है आसमान में। टेक ऑन क्या करता है, उसको क्रॉस कर जाता है। जैसे आप टेक ऑन करें किसी को, मतलब प्लेन के सेंस में नहीं, टेक ऑन करते हैं तो आप किसी से एक तरह से हाथापाई समझो कर रहे हैं, या उसे चैलेंज कर रहे हैं। तो जो ये जो वर्ब, फ्रेजर वर्ब होती हैं, इनके पीछे जो मीनिंग, ये मतलब ये प्रीपोजिशन लगता है, इसकी वजह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब कैश इन लिखा तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना, कैश से इसका रिलेशन खत्म हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है, जैसे ही ये प्रीपोजिशन लगता है उसके मीनिंग जो है बदल जाते हैं, समझ लिया। एक का मतलब तो कुछ होता है, लेकिन ऑन लग गया या ऑफ लग गया तो उसका मतलब ही बिल्कुल बदल जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर, मतलब मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलती होनी चाहिए, तो मैंने क्या तरीका बताया, आप कैसे करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से। चलिए करिए, इसमें क्या गलती हो सकती है, ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसमें क्या गलती होनी चाहिए, या आप किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो सही होगा ना उसी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या गलती हो सकती है, कैश ऑफ बिल्कुल नहीं लगेगा। कैशिंग ऑफ का क्या मतलब, जो फ्रेजर वर्ब लगती हैं अगर वो सेम सेंस बना रही हैं,
टू कैश ऑफ, तो यहाँ पे ई एन जी कहाँ पे आएगा, नहीं आ सकता ना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इसको ला करके ये सेंटेंस सुधार लें, तो ये गलत हो जाएगा। कैशिंग ऑफ, कैश थ्रू इन कभी कहीं पे भी सुना हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी तो कैश थ्रू तो कभी सुना ही नहीं होगा कि कैश थ्रू कर गए या कैश थ्रू कुछ भी, मतलब बनता ही नहीं, बिल्कुल ऑड लगता है। तो ऑड लगे तुरंत काट दीजिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, ये जब एलिमिनेट करता हूँ ना, तो ये ध्यान में रख के करता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल जो है हमें मेजर्ड है, एक बार है, एक स्टैंडर्ड है एसएससी का, जो उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप भी उसको ध्यान में रख के करेंगे कि कैश थ्रू चलिए हो सकता हो, लेकिन यहाँ नहीं पूछेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैश अप ऑन या कैश इन, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो दो में से ही हो सकता है आप सही करें किसी चीज़, कैश अप और कैश इन। हालांकि कैश अप का मतलब होता है किसी, जैसे आपने कोई बॉन्ड खरीदा या मान लीजिए ज्वेलरी खरीदी, फिर उसको बेच दिया तो आपने क्या करवा लिया, कैश अप करवा लिया। कैश इन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना या उसको भुनाना, मौका भुनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और इनको बार बार पढ़ा तो आपको ये अंदाजा लग जाए, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। कैश इन करना मतलब बार बार यूज होता है, बार बार यूज होता है ये फ्रेज। अब ये पैरा जम्बल्ड आ गए, पैरा जम्बल्ड में हमने क्या किया, कहा है कि आप देखेंगे कौन से सेंटेंस से स्टार्ट हो सकता है, कौन से कंक्लूड हो सकता है, और कुछ आपको कंजंक्शंस बताए थे जिसमें सेंटेंस को जोड़ना होता है, तो वहां से पहले आज आना चाहिए बाद में आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, सो है या जैसे लिखा है, मतलब ये 10 लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि ये कंक्लूड कर रहा है, लास्ट में ही लगता है 10, है ना, लगता है ना, तो बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, हमने कर दिया बी, काट दिया। इट लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, दिस लगा है मोस्ट प्रोबेबली इससे शुरुआत नहीं होगी, तो शुरुआत जो है वो सी से ही होनी चाहिए, ज़्यादा चांस है, हम देखेंगे इसको करके। तो दो में है जिसमें सी सी से स्टार्ट हुआ है, अब ए हो सकता है या डी हो सकता है, ए हो सकता है या डी हो सकता है, देख लेते कौन फिट बैठ रहा है, डी या ए। चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड, सही बात है कि बच्चे जो है चाउमीन बर्गर खाने के भागते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया है, हम चेक क्या चेक कर रहे हैं, डी चेक कर रहे हैं, तो इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू, हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, हो सकता है कि मतलब जंक फूड के बारे में बात करें तो जंक फूड क्या होता है, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसकी नहीं होती है, इसी वजह से दस इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ तक अगर 3 सेंटेंस दिया होता, अब ये क्या है, बाहर हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा लास्ट तक में, मतलब अगर सी डी डी ए कोई है, सी डी डी ए बिल्कुल नहीं, ये उल्टा हो सकता है, सी डी ए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टू टुवर्ड्स वर्क टुवर्ड्स जंक फूड, इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू और दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, मतलब क्या न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें एरोमा, फ्लेवर और वैरायटी होती है, वैरायटी है मार्केट में इस वजह से नहीं। चिल्ड्रेन क्योंकि अट्रैक्ट होती है क्योंकि इसमें खुशबू होती है, फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा, सी के बाद ए आएगा, चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रोडिगल, प्रोडिगल। अब यहाँ कैसे निकालेंगे प्रोडिगल का मतलब, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताने में आप क्या करेंगे, जो मैंने भी तरीका बताया आपको, ट्रिवियल, हम्बल, एरोगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। हम्बल और एरोगेंट ये अपोजिट है ना, और दोनों के मतलब मुझे लगता है आपको पता होंगे, एरोगेंट और हम्बल और ट्रिवियल। ट्रिवियल भी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले की क्लासेस में। ठीक है, ट्रिवियल जो है, ट्रिविया या ट्रिवियल जो है बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़। और ये दिया है कि एरोगेंट और हम्बल, ये कोई प्रॉब्लम की बात कर रहा है, ये भी पर्सन की बात कर रहा है, ये भी पर्सन की बात कर रहा है, ये किसी मैटर की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसी मैटर की बात कर रहा है कि दिस इज सो ट्रिवियल दैट पीपल इवन कुड नॉट स्टॉप टू हियर, ऐसे करके आप सेंटेंसेस यूज कर दे कि मतलब इतना अनइम्पॉर्टेंट था कि पीपल रुके ही नहीं
मतलब मन भी गया तो रुके नहीं हो कि सुने कुछ, है ना। इतना ट्रिवियल मैटर था। एक है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट अगर आपको नहीं पता है तो एक्स्ट्रा वेगेंट जो है वो खर्चीले के सेंस में यूज होता है। हिंदी में शायद इसको, मतलब हिंदी में तो खर्चीला ही बोलते हैं, लेकिन और कोई वर्ड होता है जो एक मितव्ययी ही होता है ना। मितव्ययी तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, और एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, फिजूल खर्ची टाइप, ठीक है। और प्रोडिगल का मतलब बहुत खर्चा करने वाला। इसका इंटोनिम जो बनता है वो फ्रूगल बनता है, कम खर्चा करने वाला। और ये मैं बता चुका हूँ, मैं वहाँ भी बोला था कि ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं। फ्रूगल वहाँ पे था, फ्रूगल का मैंने बताया था, तब ये देखिए यहाँ प्रोडिगल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ज़्यादा लॉज, मैं कहता हूँ अगर आपको थोड़ी मतलब मान लीजिए तीन आपको नहीं पता, यहाँ पे ये भी नहीं पता है, तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी आपको लॉजिक लगाने में। सिंपल लॉजिक मैं तो कर लूँगा, लेकिन अगर जैसे मुझे अगर नहीं आता होगा तो मैं इसको एलिमिनेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसके रूट वर्ड्स और सेंटेंसेस में करना पता है, ठीक है। सेंटेंसेस में मीनिंग निकालना और सेंस निकालना पता है। ये डिफ़िकल्टी लेवल है, ठीक है। मतलब ये डिफ़िकल्ट लेवल है ऑप्शंस का। ऑप्शन इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल है बनना। तो हो सकता है आपको दिक्कत लगे और आप ना कर पाएँ, तो छोड़ दीजिए इसको। इसको छोड़ दीजिए, अगर आता है तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आप एलिमिनेट करें इसको, जैसे ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। हम्बल और एरोगेंट, ट्रिवियल और एक्स्ट्रा वेगेंट में आप अंदाजा लगाइए। दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉयिंग गुड हेल्थ। कहाँ पे गलती हो सकती है? आप देखिए, मैंने क्या बताया कि ऑप्शन से आप करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या, हालांकि मुझे पता चल गया, पहली ही नज़र में दिख रहा है। इससे आसान क्या देगा एसएससी जो है? इससे आसान क्या दे सकता, बताइए। ए बी सी डी पूछ लेके उसको अरेंज करो कि ए पहले आता कि बी पहले आता, इससे आसान यही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या गलती हो सकती है? मान लीजिए, चलिए फिर भी नहीं पता, आप ध्यान नहीं दे पाए किसी वजह से, होता है ना, बहुत आसान चीज़ें होती हैं और हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। चलिए, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि अरे सर तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब मुझे नहीं आता तो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तरीका बताया हुआ कि आसान चीज़ें भी नज़र ना आए तो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे क्या गलती हो सकती है कि इज की गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें गलती होती हैं। और हेल्दी रूटीन सही लग रहा, यहाँ क्या गलती हो सकती है? मैंने क्या बताया, ए हो गया, डी हो गया, मतलब इन चीज़ों की जो गलती है, ये जनरली पूछता नहीं है, तो ये भी जो है इसमें गलती नहीं होगी। दोज हु फॉलो, अब यहाँ दोज सेंस आदमियों के लिए हेल्थी रूटीन कौन फॉलो करेंगे? जानवर तो फॉलो करेंगे नहीं। हेल्थी रूटीन जो है इंसान ही फॉलो करेंगे, तो दोज हु फॉलो, जो फॉलो करते हैं। अब दोज क्या है? प्लूरल है, फॉलो लगा, एस ई एस की गलती हो सकती थी, लेकिन दोज है, फॉलो ही होगा, मतलब ये भी इसमें गलती नहीं होगी। गुड हेल्थ में क्या गलती होगी? स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है स्पेलिंग की गलती हो, स्पेलिंग भी सही हो। गुड हेल्थ, इसकी भी गलती नहीं हो सकती। एक ही बचता है, अब आपको नहीं पता कि क्या गलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोज क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर, मैं आपको मजे एक चीज बताऊं, देखिए टेररिस्ट के बारे में बात हो रही कि गवर्नमेंट को अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए टेररिस्ट के। एग्जाम्पलरी डिजाइन मतलब क्या, बहुत बढ़िया काम करते हैं क्या? एग्जाम्पलरी किस सेंस में यूज होता है? जिसका एग्जाम्पल, मतलब ऐसा काम कर दो कि उदाहरण बन जाए। लोग बोलते हैं ना, मतलब इतनी जान लगा दो, जान लगा दो, तो जाने दो। एसएससी में अगर आपको सफल होना है तो ऐसा काम करिए कि एग्जाम्पलरी हो जाए, आपके गांव के आसपास के लोग इंप्रेस हो जाए कि भैया इंस्पेक्टर बन गया एक्साइज, है ना। एग्जाम्पलरी काम करें। कंड्यूसिव, बिल्कुल सेम मीनिंग है। कंड्यूसिव मतलब होता है कि हेल्पफुल। अब
टेररिस्ट के डिजाइन किसके लिए हेल्पफुल होंगे भैया? किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे जैसे कोई निगेटिव बात की जाए और MAL दिख जाए आपको कहीं भी, ये रूट वर्ड होता है। एक मिनट थोड़ा तो साफ करते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ये क्या होगा यहाँ, ठीक है। MAL जो है ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है इंटेंशनली जो है कुछ गलत या बैड, बैड और एविल, बैड और एविल। मतलब ये रूट वर्ड है, ये कहीं भी किसी भी वर्ड में आएगा तो इंडिकेट करेगा कि कुछ एविल या बैड है। जैसे कि मान लो जो मैं आपसे पूछ लूँ, एक सेकेंड, मैं आपसे पूछ लूँ ये वाला वर्ड जो हो सकता है आपने ना सुना हो, क्या लिखा है? अब इसको कुछ लोग पढ़ेंगे मेल वॉलेंट, मेलेवोलेंट होता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं? मेलेवोलेंट होता है। तो मेलेवोलेंट जो होता है इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसा इंसान जो दूसरों का बुरा चाहता हो। अब यहाँ पे MAL दिख गया ना, मतलब आपको पता भी नहीं है कि किसका क्या मतलब होता होगा, लेकिन ये पता चल गया कि इसकी एविल इंटेंशन होंगी या कुछ एविल ही सोच रहा होगा। बीमारी भी होती है, एक वर्ड क्या होता है रूट MAL से मेलेडी भी बनता है। मेलेडी का क्या मतलब होता है? बीमारी होता है। ये भी निगेटिव सेंस में ही है ना, बॉडी के सेंस में ये निगेटिव हो गया ना, MAL लग गया। और सोच लीजिए, अब यहाँ पे भी मेलेशियस है, मेलेशियस का मतलब बैड इंटेंशंस, मेलेशियस ही तो है ना। मेलाफाइड होता है, तो मेलाफाइड का क्या मतलब? वहां भी MAL आ जाता है। मेलाफाइड मतलब आपकी बुरी भावना है, ठीक है। तो MAL आ गया मतलब निगेटिव हो गया। तो एक ही शब्द जो यहाँ पे है वो निगेटिव सेंस प्रिवेल करता है, और टेररिस्ट के क्या होते हैं? निगेटिव डिजाइन ही तो होते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो सोसाइटी को तबाह करना चाहते हैं, ताकि एक उनकी सोसाइटी हो, उनकी सोसाइटी खड़ी हो जो उनके हिसाब से चले। तो उनके मेलेशियस डिजाइन है, उनके बुरी भावनाएं ऐसे कुछ। वैसे एक और होता है, चलिए मैं आपको इधर से बताता हूँ। जो बेनेवलेंट है ना, बेनेवलेंट बिल्कुल इसी तरह, मतलब दयालु टाइप का, ठीक है। बेनेवलेंट का मतलब दयालु। ये जो वर्ड होता है ना, बेने, ये एक रूट वर्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारे रूट वर्ड तो नहीं बता रहा, लेकिन जहाँ जहाँ पे हो सकता मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेने जब भी रूट वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है अच्छे से, मतलब गुड। क्योंकि दयालु क्या है? एक गुड के सेंस में यूज होता है। तो बेने जहाँ पे आ जाए, जैसे कि कहाँ पे आ सकता है? आ, बेने कहाँ पे आप आ सकता है? बेनेडिक्शन जैसे होता है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग देना, किसी आशीर्वाद देना या ब्लेसिंग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये रूट वर्ड हो गया, क्योंकि पॉपुलर इसलिए बता दिया। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉपुलर की वजह से ये चीज़ बता दी। इसको आप नोट इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए। दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज। जंबल सेंटेंसेस में मैंने क्या ट्रिक बताई है? दिस दिया है, मे बी प्रॉबली हो सकता है स्टार्ट, लेकिन कम चांसेस हैं दिस से स्टार्ट होने के। आप डी को हटा दीजिए, एक हट गया। इट से बहुत कम चांस है। बी, ए से चांसेस क्या है? दे, ये भी इसके चांसेस कम है। ए से हालांकि कोई है ही नहीं, लेकिन दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और ये मतलब नहीं कि नहीं हो सकता तो मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कहीं कोई ऐसी कठिन दे दे लेकिन देगा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ के बारे में जैसे कि दे, दे के पहले कुछ होना चाहिए जो बात करी होगी इसके बारे में। मतलब मान लीजिए कहा कि स्टूडेंट्स आर लेजी, तो ये तो नाउन हो गया ना, स्टूडेंट्स आर लेजी। अब इसके बारे में जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या? दे हो सकता है। हमारे स्टूडेंट्स है तो ये दे हो रहा, या ही भी हो सकता है। तो जब भी कोई पैरा जम्बल्ड में ही से, सी से, इस तरह दे से, मतलब इसके बारे में कुछ बात की गई,
तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। अब इसके द इंडियन गवर्नमेंट के बारे में तो दे यूज होगा नहीं, है ना, किसी और चीज के बारे में दे यूज हो रहा है, तो किसके बारे में हो सकता है? दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब एक आ गया नाउन आपका जहां पे एंटरप्रेन्योर्स की बात की गई, एंटरप्रेन्योर्स की बात की गई है। देन दे कैन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज रेट्स विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज। क्या ऐसे बन सकता है? बन सकता है ऐसे? आप जो है इसको एलिमिनेट कर चुके हैं, सी से स्टार्ट होना है आपका, तो आप क्या देखेंगे? मैं आपको एक चीज एडिशनल चीज बता रहा था कि आप जो है नाउन प्रोनाउन को कैसे सोचेंगे। तो सी जो है से स्टार्ट होना है आपको पहली नज़र में, लेकिन मैंने आपको दूसरी नज़र भी दिखाई कि आप कैसे कर सकते हैं, और ये मैं पिछले लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया हमने कैसे किया, डायरेक्ट ऑप्शन देखे। अब इसमें सी के बाद बी हो सकता है या ए हो सकता है, तो क्या होना चाहिए? बी देखते हैं। इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स, है ना। उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस इट गवर्नमेंट के सेंस में यूज हो रहा है, बिल्कुल एक साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा? सी बी ए डी। ठीक है, गवर्नमेंट के सेंस में प्रोनाउन जो यूज हो रहा है वो इट हो रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन। चलिए यहाँ पे थोड़ा, अब जो हम अभी तक बता रहे थे ना, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अक्सर नहीं पूछा जाता है, मतलब पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन अक्सर नहीं पूछा जाता। तो क्या है, हम यहाँ से कैसे ढूंढेंगे? इजियर देन द में भी कुछ समस्या लग नहीं रही, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट हम पहले ही हटा देते हैं। अभी तक जितने पेपर करवाए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नो इम्प्रूवमेंट सही हुआ है। समझ ली, कितने क्वेश्चन करीब कितने हो चुके हैं? मुझे लगता है 300 क्वेश्चन हो चुके होंगे जिसमें सिर्फ एक सही हुआ है, जितने भी आए हैं। तो नो इम्प्रूवमेंट को हटा देंगे, गलत होने के भी चांसेस है। अब जैसे उसमें अगर हटा देते आप तो गलत हो जाता आपका, लेकिन ज़्यादातर तो सही होंगे ना। तो वो बात ध्यान में रखिए, पॉजिटिव वाली चीज़ ध्यान में रखिए, ना कि निगेटिव वाली कि अरे गलत हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मेरे नंबर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, किसी को तो हटा दिया। ईजी दैन द, अब आप सोचिए ईजी और दैन के पहले जब भी यूज होता है तो क्या होता है? या तो इजिएस्ट, सॉरी इजियर यूज होता है, क्योंकि इजिएस्ट के बाद फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर तो वो किसी से कंपेयर रह ही नहीं जाता, वो बेस्ट हो जाता है। जैसे दिस क्वेश्चन दैन द इजिएस्ट नहीं होगा, या क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं रहा, वो सबसे ऊपर हो जाता है। सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? इजिएस्ट या बेस्ट। तो क्या होता है? दिस इज द बेस्ट, ऐसे यूज करते हैं ना, उसके पहले दे लगता है। दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट इन इन एसएससी एग्जाम, ऐसे कर लीजिए कि हम, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, द इजिएस्ट क्वेश्चन। इजियर, इजियर देन प्रीवियस, ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेच क्या है? पेच ये है कि हमें ऑप्शंस में देखना है कि क्या हो सकता है। इजी देन द नहीं हो सकता, इजिएस्ट देन मैंने बताया है, इजिएस्ट के बाद ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकती। इजियर देन दी, हम पहुंच गए सही तक। हमें नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी दी लगता है एक ही जगह, जब भी हम कंपेयर करते हैं पिछले वाले से, तो देन लगता है, क्योंकि सॉरी दा लगता है। एक मिनट, क्योंकि ये दी जो है ना इंडिकेट करता है इस कैलकुलेशन की तरफ। मतलब ये जो कंपैरिजन होता है उसमें दी क्या बताता है कि हम जो है पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं। किस क्वेश्चन से? मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इजी देन द प्रीवियस, मतलब पिछले वाले की बात कर रहे हैं तो दी लग जाता है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस सेंस में यूज होता है कि हाँ भाई उसी की बात हो रही थी, तो दी लगा के हम ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ उसी पिछली वाली प्रॉब्लम की बात हो रही। आ का मतलब है कि पता नहीं किस वाली, दी मतलब एग्जैक्ट पहले वाली, एग्जैक्ट पहले वाली। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। अब इसका पैसिव फॉर्म बताना है, तो मैंने क्या बताया, जब भी पैसिव बताना हो तो आप क्या करेंगे? पैसिव में क्या होता है, इस ये किस में है? पास्ट में है, टॉट हिम पास्ट में है ना।
टॉट हिम इंग्लिश किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट में हमने डिसाइड कर लिया। ये क्या है? प्रेजेंट में। हटा दो बिना देखे। ये हो सकता है क्योंकि ये नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि हैज़ लगा है। हैज़ भी प्रेजेंट में होता है, ये भी हटा दो। वॉज पास्ट में है, ये सही हो सकता है। इज प्रेजेंट में है, हटा दो। सारे का खत्म, सारे एलिमिनेट हो गए। और इसी तरह आते हैं, मतलब सिर्फ सिंपल आपको पता है कि पास्ट में है तो पास्ट में ही पैसिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंफ्यूज मत कर लेना इसको। बहुत लोग ये चीज़ करते हैं क्योंकि उनको ग्रामर पढ़ना है नहीं। थोड़ा बहुत तो पढ़ लीजिए ना, रिक्वेस्ट है। टू थ्रो अ फिट, express the extreme anger, faint and fall down, cause someone about fitness, caution someone about fitness, become unconscious। अब दिक्कत क्या है? टू थ्रो अ फिट, अब ये कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। ये क्या है? एक वर्ब की तरफ इशारा करता है कि कोई क्रिया, कोई एक्शन हुआ है। टू थ्रो अ फिट। अब टू थ्रो अ फिट कोई भी हो, कि आप जो है कोई पार्टी थ्रो आउट करें, मतलब आप एक एक्शन हुआ, भले ही आपको नहीं पता है कोई एक्शन हुआ, तो इसमें एक्शन क्या है? बिकम अनकॉन्शियस, कि अनकॉन्शियस हो जाना। हो जाना, ये हो गया है अपने आप में, किया नहीं गया, ये हो गया है। किसी ने कर दिया है वो एक अलग चीज, लेकिन ये हो गया है, बिकम अनकॉन्शियस, तो ये एक्शन हुआ है। कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, ये एक्शन आपने किया है, कॉशन किया है, तो ये हो सकता है। फेंट एंड फॉल डाउन, फिर वही चीज, बिल्कुल सिनोनिम है कि अनकॉन्शियस हो गए, फेंट और फॉल डाउन हो गए, ये भी गलत हो गया। ठीक है। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर और कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, दो में से एक हो सकता है। तो क्या होगा? एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, टू थ्रो अ फिट, या कॉशन समवन अबाउट फिटनेस। बार बार इसको पढ़िए, क्या हो सकता है, कौन सा सेंस निकल रहा है? मेरे हिसाब से तो फिटनेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन किसी को थ्रो अ फिट करना मतलब शायद एंगर की बात की जा रही है, सेंस यही निकल रहा है। फिटनेस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, सेंस ऐसा नहीं निकल रहा। मे भी हो, आप कहीं पे ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सही होंगे। ठीक है। When I reached the cinema hall, the movie had already began। had है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है, और began क्या होता है? सेकेंड होता है, और began होता है थर्ड। अब इससे आसान क्या पूछ ले बताइए आप? जो इज लाइकली वाला था वो भी आसान है, ये थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, ये भी आसान है। तो कहाँ गलती है? ग्रामेटिकल, ऑलरेडी बिगैन में। दोबारा से जैसे मेरा तरीका करने का, जहाँ आप कंफ्यूज हो, तो सिनेमा हॉल का क्या गलती हो सकती है? व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, इसमें क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तब मूवी हैड, पास्ट में बात हो रही तो हैड तो लगेगा ही ना। तीनों सही हो गए। मतलब ग्रामेटिकल एरर जो है इसी में हो सकता है, कुछ भी हो। ग्रामेटिकल इसी में हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट में हम ये इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं और दैट लगा देते हैं, है ना। अगर सिंपल सेंटेंस हो, मतलब वो कोई इम्पेरेटिव ना हो। इम्पेरेटिव क्या होता है? जाइए किताब खोलिए या कहीं सर्च कीजिए, उसको पढ़िए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में इम्पेरेटिव क्या होता है। दैट यू हैव नॉट, तो टेंस चेंज हो जाता है। टेंस जरूर चेंज होता है जब भी इन्वर्टेड कॉमा खुलता है। तो दैट दैट तो लगा ही है भाई। टीचर सेड टू मी और टोल्ड मी ये भी होता है। यू हैव नॉट सबमिटेड, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे हैव का हैड हो गया है, और हैव कहाँ पे रह गया है? टेंस चेंज होता है ना, हैव ही रह गया है, तो ये दोनों हट जाएंगे। ठीक, ये दोनों हट जाएंगे। तो क्या होगा? आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, लेकिन टोल्ड मी होगा या सेड मी होगा? अब इसमें से आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप एक में लगा सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। ठीक? एक में आप लगा सकते हैं जिसमें आप श्योर नहीं है कि सेड मी होगा कि टोल्ड मी होगा। यहाँ पे क्या आएगा कि एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है
ठीक है, कि मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो मुझे क्या बताया गया, और किस वे में, टीचर क्योंकि बता रहा है, किसको, स्टूडेंट्स को, मतलब तुम्हें बता रहा है। तो टीचर तुम्हें टोल्ड होता तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में होता, कमांडिंग वे में भी नहीं, कमांडिंग भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन टीचर एक कमांडिंग अथॉरिटी तो है ना, तो यहाँ पे सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सही ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लिखा है तो गलत माना जाएगा, कहीं पे ये ऑप्शन नहीं मान लीजिए लिखा है और यहाँ पे हैड बीन कर दिया, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएट चूज करना होता है, तो हम अप्रोप्रिएट ही चूज करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मैंने क्या बताया था कि आपको जो आती हो सबसे इजी वाली, तो कौन सी पकड़ेंगे, सबसे इजी वाली, सबसे इजी वाली कौन, सेपरेबल लिखा है, मैंने लिख ली सेपरेबल, क्या मिल रही है, करेक्टली चूज करनी है। क्या क्या अंतर है, ई का फर्क, ठीक है। मैंने तो वेटरनरी हो सकता है आपको ना आती है, रिहर्सल यहाँ जो है ए होता है रिहर्सल में, ये गलत है ये भी। एम्प्लॉयड, ये तो बिल्कुल, एम्प्लॉयड जो होता है ईडी होता है सीधा, डबल ई का क्या जरूरत, ये भी खत्म, ये भी, एक ही बस्ती वेटरनरी, ठीक है, यही करेक्ट है वेटरनरी। वेटरनरी मतलब कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड विज्ञान, ठीक, जानवरों से रिलेटेड विज्ञान। 25 हो गए हैं, आगे कुछ नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आप जो है कहीं से किसी से कम नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। किसी से इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ग्रामर रूल्स को छोड़ दीजिए। ये कोई मैं आयुर्वेद की दवाई नहीं बेच रहा, इसको मैं कहूँगा कि 999 खरीद लीजिए, एक गोली खाइए और सारी इंग्लिश की समस्याएं ख़त्म हो जाइए। अक्सर आप यूट्यूब पे एक ऐड देखते होंगे जिसमें बोलता है कि हट्टे कट्टे दमदार पर्सनालिटी के मालिक बन जाएंगे। कौन सी आयुर्वेदा की दवाई 999 में, मात्र 999 में, जैसे मात्र जो है बिल्कुल कम होता हो। मात्र तैयारी करने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे, उसके आगे आपको अपनी मेहनत झोंकनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत झोंकिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।